शाम के 7 बज गए थे, लेकिन वृंदा जी का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि उनका बेटा उन्हें ऐसे छोड़कर जा सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दिमाग दिल पर हावी होता जा रहा था। अपने पति के जाने के बाद उसने घर बेटे के नाम कर दिया, तो क्या गलत किया? आखिर में ये घर उसी का तो है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए पराई कब हो गई, ये तो उसे पता ही नहीं चला। और फिर किसी दूसरे घर की बेटी को क्या दोष दूं, जब अपना लड़का ही माँ को बोझ समझ ले। किस्मत से थकी हारी वृंदा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करें तो क्या करें। पुलिस वालों ने अपने लिए चाय मंगवाई और 1 कप चाय वृंदा जी को भी दी। तभी वहां एक नवयुवक आया। पुलिस वाले उसे श्याम नाम से बुला रहे थे। आज फिर कोई बेटा अपने माया बाप को छोड़कर गया है क्या? श्याम ने पूछा तो पुलिस वालों ने वृंदा जी की ओर इशारा कर दिया। वृंदा जी के पास जाकर वो नवयुवक बोला, अम्मा आप परेशान न हो, मेरा नाम श्याम है। मैं आश्रय नाम से बुजुर्ग लोगों के लिए घर चला रहा हूँ, आप वहाँ चल सकती हैं। धन्यवाद बेटा, लेकिन जब मेरे बेटे ने ही मुझे पराया कर दिया तो अब मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। बुढ़ों को बोझ समझने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो कोई अमर बेल खाकर नहीं आए, वो भी तो कभी बूढ़े होंगे। अम्मा आप मुझ पर बोझ नहीं हो, सरकार की तरफ से भी मुझे मदद मिलती है। आप मेरे साथ चलो, आपकी उम्र के बहुत मिलेंगे वहां पर। नहीं बेटा, बूढ़ी जरूर हुई हूँ पर मजबूर नहीं। अम्मा तो फिर तुम कहाँ जाओगी? जहां मुझे मेरे राम ले जाएंगे। अम्मा की बात सुनकर पुलिस वाले ने कहा, अम्मा ऐसे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। घर का या किसी रिश्तेदार का पता बता दो तो तुम्हें वहां छुड़वा देंगे, और अगर नहीं बताना चाहती हो तो फिर आपको श्याम के साथ ही जाना पड़ेगा। जब अपने जने बेटे ने ही अपनी माँ को इस हालत में अकेला छोड़ दिया तो किन रिश्तेदारों का नाम बताऊं इन्हें? वृंदा जी ने मन में सोचा और फिर बोली, बेटा मेरी एक बहन है, उसका पता जैसे ही याद आएगा तुम्हें बता दूंगी। वृंदा जी ने उस वक्त झूठ बोल दिया, क्योंकि अगर सच बोलती तो उन्हें श्याम के साथ जाना पड़ता, और स्वाभिमानी वृंदा जी को ये मंजूर नहीं था कि वो किसी की दया पर जिए। उनकी साड़ी में कुल 500 रुपए बंधे हुए थे। उसने 100 रुपए निकालकर श्याम को दिए और कहा, बेटा मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ, शायद खाना खाकर थोड़ा दिमाग चले और मैं अपनी बहन के घर का पता याद कर पाऊं। श्याम गया और कुछ ही देर में सब्जी पूरी ले आया। वृंदा जी ने खाना खाया और खाने के बाद कहा कि बेटा मुझे बाथरूम जाना है। श्याम पुलिस वालों को बोलकर उन्हें एक टॉयलेट के पास ले गया। लाइन लगी हुई थी तो वृंदा जी ने श्याम से कहा, बेटा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तू कब तक खड़ा रहेगा? मैं आ जाऊंगी, तू अंदर जा। नहीं माँ जी, तुम इस भीड़ में खो जाओगी, मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम वहीं आ जाना। ठीक है बेटा। श्याम कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया। लाइन काफी लंबी थी तो वो अपने मोबाइल पर किसी से बातें करने लगा। आधे घंटे बाद श्याम वहां पहुंचा, लेकिन वृंदा जी वहां नहीं थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो काफी समय पहले ही यहाँ से चली गईं। श्याम ने कैंप की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। कैंप पहुंचने पर देखा कि वो वहां भी नहीं है। फिर उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई। इतनी भीड़ में वृंदा जी को ढूंढना आसान नहीं था। वृंदा जी वहां से निकल आई थीं। कहाँ, किस ओर जाना है ये तो उन्हें पता ही नहीं था। बस वो अपने कदम बढ़ाए जा रही थीं। जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे यादें उन्हें पीछे की ओर लिए जा रही थीं। उन्हें आज भी अपने बेटे गौतम की वो छवि याद थी, जब पहली बार उसके मुंह से माँ शब्द निकला था। माँ सुनकर तो जैसे वो निहाल हो गई थी। कैसे उसने उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना और पढ़ना। सोचते हुए वृंदा जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जो यादें उसे कभी सुख का अनुभव कराती थीं, वही यादें आज उसे पीड़ा दे रही थीं। मेरा गौतम इतना बड़ा हो गया
कि अब उसे अपनी माँ की जरूरत ही नहीं रही। अपने अतीत और वर्तमान में उलझी हुई वृंदा जी भीड़ भाड़ से काफी दूर निकल आई थीं। अब पैर भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। सड़क के किनारे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। वो जाकर उस पर बैठ गई और बैठी बैठी सोचने लगी कि एक पत्थर भी थके हारे लोगों को कितना सुकून देता है। फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग इंसानों को पत्थर दिल बोलते हैं। करीब 10 मिनट सुस्ताने के बाद वृंदा जी फिर से अनजानी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगी। रात के करीब 8 बज रहे थे। कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाजें आ रही थीं। जब ये आवाज वृंदा जी के कानों में पड़ी तो उनके कदम स्वतः ही उस ओर बढ़ चले। अब मेरे प्रभु ही मेरी नैया पार लगाएंगे। इस दृढ़ निश्चय ने उन्हें एक नई ऊर्जा से भर दिया। घंटियों का स्वर उनके हर कदम के साथ तेज होता जा रहा था। वो भी मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। आरती के बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद ग्रहण करके उन्होंने मंदिर में लगे नल से पानी पिया और मंदिर परिसर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गईं। लोगों की भीड़ भाड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। बहुत थके होने के कारण वृंदा जी की आंख लग गई। अम्मा, किसके साथ आई हो? मंदिर के पुजारी ने वृंदा जी से पूछा तो वृंदा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। घर कहाँ है तुम्हारा? घर नहीं है, उसने धीरे से कहा तो पंडित जी बोले, अम्मा जी, आप ऐसे यहाँ पर तो नहीं रह सकती हैं। सहमी सी आवाज में वृंदा जी बोली, आप परेशान न हो पंडित जी, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। पंडित जी वहां से चले गए और सुबह जब वो बाहर आए तो देखा बेंच खाली थी। वृंदा जी वहां से जा चुकी थी। वो कमजोर जरूर थी लेकिन खुददारी उनमें आज भी जिंदा थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से 10 रुपए का एक नोट निकालकर एक चाय वाले को दिया, जो एक छोटा सा ठेला लगाकर चाय बेच रहा था। सुबह का समय था तो सड़क पर कम ही लोग थे। अम्मा, चाय के साथ बिस्किट भी दूं क्या? कितने का है? 5 की चाय और 5 का बिस्किट। ठीक है बेटा, दे दो। चाय लेकर वृंदा जी कोई साफ सुथरी जगह देखने लगी जहां बैठकर वो चाय के साथ बिस्किट खा सकें। शायद चाय वाला समझ गया था कि वो क्या देख रही हैं। उसने कहा, अम्मा, 10 कदम की दूरी पर एक बागीचा है, वहां बैठकर आराम से चाय पी लो। बोलो तो मैं वहां छोड़ दूं? बेटे ने तो पहले ही छोड़ दिया, अब तुम मत छोड़ो। वृंदा जी बुदबुदाई। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, भगवान तुम्हें खुश रखें। आशीर्वाद देते हुए वृंदा जी अपनी चाय का कप लिए बगीचे में पहुंची और एक खाली पड़ी बेंच पर बैठकर चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद वो लोगों को देखने लगी। सब कानों में ईयरफोन डाले हुए थे। कोई धीरे धीरे टहल रहा था तो कोई दौड़ रहा था, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। गांव में तो एक दूसरे से राम राम कहे बिना कोई आगे नहीं बढ़ता। कितनी भी जल्दी हो, हालचाल तो पूछ ही लेते हैं। ये शहर के लोग कितने बदल गए हैं। वृंदा जी मन ही मन सोचने लगी। धीरे धीरे पार्क में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की भीड़ कम होने लगी तो वृंदा जी सोचने लगी कि अब वो कहाँ जाएं। कोई मंजिल होती तो दूसरों की तरह वो भी उस ओर चल देती, पर कुछ सोचकर वो उठी, सूर्य देवता को नमस्कार किया और अपनी मंजिल भगवान पर छोड़कर अपने कदम बढ़ाने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, इन रुपयों के खत्म होने से पहले कुछ काम ढूंढना है, पर कैसे और क्या काम, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर भी शांत मन से वो आगे बढ़ती रही। चलते चलते अपने पोते तरुण को याद करने लगी। 14 साल का हो गया, लेकिन अब भी मुझसे जब तक कोई कहानी नहीं सुन लेता तो सोता नहीं था। वो अपने बाप को अकेला आते देखकर उस पर क्या बीतेगी। गौतम क्या कहेगा उसे? क्या ये कह पाएगा कि वो अपनी माँ को मेले में छोड़ आया है?
गौतम ने जो मेरे साथ किया है, उसने कभी भी सोचा है कि भविष्य में उसका बेटा तरुण भी उसके साथ ऐसा कर सकता है? लेकिन इतना सब सोचा होता तो शायद वो ऐसा करता ही नहीं। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा। जरूर उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है। चलते चलते वृंदा जी न जाने क्या क्या सोच रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कई बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। तो वृंदा जी वहीं खड़ी होकर उन बच्चों को निहारने लगी। बच्चों की तेज आवाज से वृंदा जी का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। कुछ बच्चे एक टपरी जैसी कच्ची दुकान पर खड़े थे और उस चाय वाले से कह रहे थे, क्या यादव जी, कितना इंतजार कराओगे पराठे के लिए? 10 मिनट से तो खड़े हैं। बस बेटा, श्याम आने वाला होगा। इस हरामखोर को भी धंधे के वक्त उल जुलूल काम याद आते हैं। 2 मिनट की कहकर गया था, अब तक नहीं आया। इस बार तो इसे काम से निकाल ही दूंगा। मेरे गांव का है, वरना कब का नौकरी से निकाल दिया होता। उनकी बात सुनकर वृंदा जी उस दुकान वाले के पास गईं और बोली, आप कहें तो मैं पराठे बना दूं इन बच्चों के लिए। अरे, आप क्यों बनाएंगी? उस दुकान वाले ने कहा। तो वृंदा जी बोली, इन बच्चों को खिलाकर अच्छा लगेगा मुझे। चिंता मत करो, पराठे बनाने के पैसे नहीं लूंगी तुमसे। वृंदा जी के लिए 4-5 पराठे बनाना तो मामूली सा काम था। जिंदगी भर खाना ही तो बनाया था और उनके हाथ का स्वाद ऐसा था कि पूरे गांव में उनकी तारीफ होती थी। उन्होंने पराठे बनाकर बच्चों को खिलाए। आज के पराठे बच्चों को कुछ अलग ही मजा दे रहे थे। वाह, क्या पराठे बनाए हैं अम्मा जी, मजा ही आ गया। हर रोज यादव जी को लड़कों की जली कटी बातें सुननी पड़ती थी। कभी पराठा कच्चा तो कभी जला हुआ। आज बच्चों के मुंह से तारीफ सुनकर उनका सीना चौड़ा हो गया। थोड़ी देर में श्याम भी आ गया और आते ही बोला, ये क्या? मैं थोड़ी देर के लिए क्या गया, किसी और को काम पर रख लिया तुमने? ये तुमने सही नहीं किया। बिना पूरी बात सुने श्याम बिगड़ गया। तो यादव जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा, हाँ, रख लिया। मेरी दुकान है और मेरी मर्जी। क्या करेगा तू? मेरे गांव का नहीं होता तो कब का बाहर निकाल दिया होता तुझे। अरे, क्यों लड़ रहे हो बेटा? किसी ने तुम्हारी नौकरी नहीं ली। मैं चली, तुम करो अपनी नौकरी। इतना कहकर वृंदा जी जैसे ही वहां से जाने लगी तो यादव जी ने उनको रोकते हुए कहा, अम्मा, तुम काम करोगी? बेटा, काम तो मुझे चाहिए, लेकिन किसी और का काम छीन कर नहीं। वृंदा जी ने कहा। तो यादव जी बोले, काम का क्या लोगी अम्मा? तो वृंदा जी बोली, जितने मैं स्वाभिमान से जी सकूं। तुम्हारा घर कहाँ है अम्मा? जब से घर छोड़ा है तब से तो अब पूरा संसार ही मेरा घर है बेटा। वृंदा जी की बात सुनकर यादव जी ने कहा, अम्मा, तुम यहाँ काम करो, रात में यहाँ सो सकती हो। गद्दे का इंतजाम मैं कर दूंगा। महीने का 5,000 दूंगा। रहना खाना मुफ्त। और हाँ श्याम, तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। तू अम्मा की मदद करेगा। पराठे वो बनाएंगी। सब्जी बाजार से लाना, उबालना, मसाला बनाना और आटा गूंथना तेरे जिम्मे है और पराठा बनाना अम्मा के। समझ आई बात? यादव जी की बात सुनकर बेमन से श्याम ने हाँ कर दिया, जैसे किसी ने उससे उसकी गद्दी छीन ली हो। अम्मा ने पूरे मन से अपना काम शुरू कर दिया। आज कॉलेज में अम्मा के पराठे की शायद कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई थी। आज लेक्चर के बाद काफी लड़के पराठा खाने आने लगे। अम्मा ने जो काम शुरू किया तो फिर दोपहर 3 बजे जाकर ही उन्हें आराम मिला। आज यादव जी भी बहुत खुश थे। पूरे दिन की आमदनी कुछ ही घंटों में निकल आई। अम्मा, अब तुम भी कुछ खा लो, यादव जी ने अम्मा से कहा। वृंदा जी ने कुछ और पराठे बनाकर श्याम और यादव जी को खाने को दिए और फिर खुद भी खाने बैठ गईं और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो कभी खुद भी कमाएंगी। अपनी कमाई की रोटी खाना कितना सुकून देता है, ये आज उन्हें पता चल गया था। यादव जी ने शाम को एक गद्दे का इंतजाम कर दिया ताकि वृंदा जी दुकान में ही सो सकें।
और शाम 8 बजे यादव जी और श्याम अपने घर के लिए निकल गए। अब वृंदा जी अकेली रह गई। इंसान जब अकेला होता है तो उसे अपनों की यादें अपनी ओर खींच लेती हैं। वृंदा जी भी उन यादों में खींची चली जा रही थी। कहते भी हैं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। उन्हें अपने पोते तरुण की बहुत याद सता रही थी। यही वो समय होता था जब वो वृंदा जी को अपने स्कूल की सारे दिन की बातें बताता। किससे झगड़ा किया, किस टीचर ने तारीफ की, तो किसने आज क्लास के बाहर खड़ा किया। फिर दादी से कहता, चलो आज कोई नई कहानी सुनाओ ना। वृंदा जी अपने पोते तरुण की खास दोस्त थी, जिनसे वो कुछ नहीं छुपाता था। गद्दे पर लेटी हुई वृंदा जी अपने पोते को याद कर आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि तरुण कैसे रह रहा होगा उनके बिना। अब तक तो गौतम घर पहुंच चुका होगा। क्या कहा होगा उसने तरुण से? तरुण ने मुझे मेले से खिलौने लाने को कहा था, पर ना जाने अब उसकी ये फरमाइश पूरी कर पाऊंगी भी या नहीं। सोचते सोचते रात के करीब 2 बज गए। वृंदा जी ने सोचा, अब थोड़ा सो लेती हूँ, फिर सुबह से मेहनत भी करनी है। नींद पूरी नहीं होगी तो काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सोचने से ही नींद आ जाए तो क्या बात होती। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी वृंदा जी आंखें बंद करके लेट गईं और थकी होने के कारण जल्दी ही सो गईं। सुबह 7 बजे जब श्याम आया तो वृंदा जी जाग रही थीं। क्या हुआ अम्मा, नई जगह नींद नहीं आई क्या? तो वृंदा जी मुस्कुरा दी, क्योंकि कई सवालों के जवाब नहीं होते। अम्मा, मैं सब्जी ले आया हूँ, आलू उबालने के लिए चढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आटा लगा दूंगा। और कोई काम हो तो बता देना। सेठ से शिकायत मत करना, बहुत खिटपिट करता है वो। नहीं बेटा, मैं शिकायत क्यों करूंगी? कहते हुए वृंदा जी ने उठकर 2 कप चाय बनाई। चाय पीते हुए श्याम ने कहा, अम्मा एक बात पूछूं? तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो, कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर परिवार में क्या कोई नहीं है? नहीं, सब है बेटा। तो तुम यहाँ क्यों हो? बस अपना अस्तित्व ढूंढने निकली हूँ। अम्मा, आपकी बातें किसी पहेली से कम नहीं है, पर चाय बहुत बढ़िया बनाई है। चाय पीने के बाद दोनों खाने की तैयारी करने लगे। 9 बजे से दुकान पर बच्चों की चहल पहल शुरू हो गई। कल वाले बच्चे कुछ और नए बच्चों के साथ लौट आए थे। अम्मा, कल जैसे ही मजेदार 2 आलू के पराठे बना दो। वृंदा जी बड़े प्रेम से बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी, जैसे घर में आए किसी मेहमान के लिए बनाते हैं, ठीक वैसे ही। इस काम के रूप में वृंदा जी को जीने का सहारा मिल गया था और इन बच्चों की हंसी और खिलखिलाहट में वो अपना सारा दुख भी भूल जाती। धीरे धीरे वृंदा जी उन बच्चों को उनके नाम से जानने लगी। सिगरेट पीते बच्चों को अब वृंदा जी बड़े अधिकार से टोक भी देती थी। बच्चे भी वृंदा जी का बड़ा सम्मान करने लगे थे, इसलिए सिगरेट कहीं और पीने के बाद ही पराठे खाने आते। यादव जी भी अपनी बढ़ती बिक्री से खुश थे। हर दिन वृंदा जी को कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हर रात अब भी ठीक वैसी ही होती। वृंदा जी जैसे ही अकेली होती, मोह के धागे उन्हें फिर अपनी ओर खींचने लगते। उनका तकिया रोज आंसुओं से भीग जाता। अब ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। इन्हीं यादों के जरिए ही तो वो अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। कई महीने हो गए थे। यादव जी का बिजनेस तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन मुनाफे के इस हिस्से को वो बांटने को तैयार नहीं थे, जिससे श्याम अक्सर उखड़ा उखड़ा सा रहता। अम्मा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? काम बढ़ गया है और सेठ तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं है। पहले बोलते थे कि आमदनी नहीं होती, पैसा क्या खाक पड़ा हूँ, और अब जब काम अच्छा चल रहा है तो भी पैसा देने को तैयार नहीं है। बेटा, मुझे आज 6 महीने हुए हैं और जितना मिल रहा है वो भी बच ही जाता है। मैं क्या बोलूं? आज तुम्हारे लिए बात करके देखती हूँ, वृंदा जी ने कहा।
श्याम ने वृंदा जी का बैंक में अकाउंट खुलवा दिया था और वो उसे ही अपने बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए भेज देती। आज श्याम को बहुत उदास देखकर वृंदा जी ने सोचा कि आज मौका देखकर यादव जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए जरूर बात करेंगी। यादव जी अब दुकान पर कम बैठते थे क्योंकि उन्हें वृंदा जी पर पूरा भरोसा जो था। शाम 7 बजे करीब वो आते थे और दिन भर की कमाई में से अगले दिन का सामान लाने के लिए शाम को पैसे देते और बाकी पैसे लेकर निकल जाते। आज नियत समय पर यादव जी आ गए तो वृंदा जी ने उनके लिए चाय बनाई और फिर बोली, बेटा श्याम दिन भर बहुत मेहनत करता है मेरे साथ, उसका काम भी काफी बढ़ गया है, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो। क्या रे, अम्मा के भी कान भरने लगा है अब तू? अम्मा तुम बीच में मत पड़ो, आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा इतना भी नहीं है। अगला महीना आने दो फिर देखूंगा। श्याम को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर यादव जी निकल गए। वृंदा जी को लगा था शायद उनके कहने से वो उनकी पगार बढ़ा देगा। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखा अम्मा, एक नंबर का लालची इंसान है ये, सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है। गांव में माँ है, बीबी है, 2 बच्चे हैं, 7,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में थोड़ा रुपया बचाकर घर बेच पाता हूँ। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ गईं तो खर्चा भी ज्यादा हो गया। गांव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ और 2 महीने बाद जाऊं। बेटा पैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा हुआ है, वृंदा जी ने कहा तो श्याम बोला, नहीं अम्मा, आपसे पैसा लेना अलग बात है और हक का पैसा अलग है। 2 साल से उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ मन नहीं लगता। बेटा धैर्य रखो, आगे सब अच्छा होगा। अम्मा क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा लगाना शुरू करें? मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना, और मुनाफा ये खाता है, तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी हमारा होगा। बेटा मुश्किल में यादव जी ने मुझे सहारा दिया, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर से मौका देखकर तुम्हारे लिए बात करूंगी। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊंगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए। अब श्याम काम पर तो आता पर उसका काम में मन नहीं लगता था। वृंदा जी उसका उदास चेहरा देखकर और दुखी हो जाते हैं। वो इस बीच कई बार यादव जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उनके कान पर जूं भी नहीं रेंग रही थी। वृंदा जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थी। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा एक गोभी का पराठा और बना दो ना, थोड़ा कड़क सेकना, गौरव ने कहा तो वृंदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है तुम्हें कड़क और नीरज को मुलायम पराठे पसंद हैं। पराठे बनाते बनाते वृंदा जी की नजर पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 15 साल की रही होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठे की उठती महक उसके खाली पेट में शायद और तरंगे पैदा कर रही थी। वो ललचाई हुई नजरों से वहीं देख रहा था। वृंदा जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, पराठा खाएगा? उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, वहां बैठो, मैं देती हूँ तुम्हें। गौरव और नीरज का पराठा बनाने के बाद वृंदा जी ने उस लड़की के लिए पराठा बना दिया। वो बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसने गरम गरम पराठा ही मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया। बेटा आराम से, ये लो पानी पी लो, और एक पराठा बना दूं? उसने फिर एक बार हाँ में सिर हिला दिया। उसे पराठा खाते देख वृंदा जी को अपने पोते तरुण की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया फिर भी कई बार जिद करता था, मुझे आज अपने हाथों से खिलाओ दादी। वृंदा जी उसकी यादों में खोई ही थी कि यादव जी की कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या? नहीं दिए। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ मतलब?
मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। अगर आज दिन में नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों ने तो यहाँ लंगर खोल के रखा हुआ है। वृंदा जी को यादव जी की ये बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, बेटा मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अच्छा, देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती रहती। आज यादव जी की बात सुनकर वृंदा जी को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है, गलत ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। यादव जी कुछ और बोलते उससे पहले ही श्याम बोल पड़ा, ठीक से बात करो, उम्र में बहुत बड़ी है आपसे। यादव जी को अपनी यहाँ नौकरी करने वाले की ये बात कैसे बर्दाश्त होती। वो उस पर भड़क गया। माहौल गर्म देखकर वो बच्चा आधा पराठा छोड़कर ही न जाने कहाँ चला गया। वृंदा जी को बहुत दुख हुआ। वहां बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज में बात करे ये उन्हें कहाँ बर्दाश्त था। इतनी आवाजों में वृंदा जी की आवाज कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद श्याम और वृंदा जी सड़क पर बैठे थे। यादव जी ने दोनों को काम से निकाल दिया। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा तुम परेशान मत हो। बेटा मुझे अपनी नहीं श्याम की चिंता है। मैं तो अकेली हूँ, उसके काम से उसके पूरे परिवार का पेट पलता है। अम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वैसे भी तंग आ गया था इसके साथ काम करते करते। अब हम भी पराठे का ही काम करेंगे और इधर ही करेंगे। देखते हैं क्या करता है ये, इससे ज्यादा कमा कर दिखाएंगे। एक चूल्हे और टेबल का ही तो इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ न कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा? गौरव ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाएंगे। अम्मा आप मेरे साथ चलोगी, हम दोनों मिलकर काम शुरू करेंगे। आप अकेली कैसे रह सकती हो? श्याम ने कहा तो वृंदा जी मजबूर होकर श्याम के साथ चल दी। कमरे पर पहुंचते ही श्याम ने कहा, आओ अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। अम्मा बैठने और सोने के लिए यही है। जो है बहुत अच्छा है बेटा। गद्दा इतना बड़ा तो नहीं था जिस पर दो लोग सो सकें, इसलिए वृंदा जी के बैठने से पहले श्याम ने गद्दे के नीचे से चटाई निकाली। अम्मा तुम गद्दे पर सो जाना, मैं चटाई पर सो जाऊंगा। बेटा माँ को तभी नींद आती है जब माँ अपने बच्चे को सुकून से सोते हुए देखती है। वृंदा जी ने कहा तो श्याम उदास हो गया। बेटा ये मुश्किल का समय भी कट जाएगा। हाँ अम्मा, माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा बताओ क्या खाओगी? घर पर क्या रखा है बेटा? सब्जी तो नहीं है अम्मा, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। बेटा दाल चावल हैं तो खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ अम्मा ये तो मिल जाएगा। श्याम ने 2 डब्बे निकालकर अम्मा के सामने रख दिए और नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद श्याम वापस आया तो उसके हाथ में एक चादर था। अम्मा यहाँ एक ही चादर था इसलिए दूसरा लेने गया था। वृंदा जी सोच रही थी, कोई भी तो रिश्ता नहीं है इससे मेरा, फिर भी मेरे लिए कितना कर रहा है। ये सच है कि कई बार खून के रिश्तों से बढ़कर प्रेम के रिश्ते बन जाते हैं। खिचड़ी खाते खाते दोनों बातें करने लगे। अम्मा मैं खाना खाकर बाहर जाता हूँ और कल के लिए एक स्टोव और टेबल का इंतजाम करता हूँ। कल से ही हम काम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मेरा एटीएम कार्ड ले जाना, जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। नहीं अम्मा अभी है मेरे पास, जब जरूरत होगी तो बताऊंगा। वैसे अम्मा मेरा इंतजार मत करना, सो जाना, हो सकता है मुझे देर हो जाए। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। करीब 10:30 बजे श्याम कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में एक पुराना गद्दा था। अम्मा किसी सोच में डूबी हुई थी। गद्दा जमीन पर रखते हुए श्याम ने पूछा, अरे अम्मा तुम अभी तक सोई नहीं? बेटा कमरे की कड़ी बहुत ऊंची है इसलिए लगा नहीं पा रही थी, और फिर कमरा खुला छोड़कर कैसे सो जाती। अरे अम्मा यहाँ इस कमरे में ले जाने के लिए है ही क्या,
और जो इस सामान को भी कोई चुरा कर ले जाएगा तो ये सोचकर संतोष कर लूंगा कि उसकी हालत मुझसे भी कमजोर होगी। पुराने कपड़े और कुछ गिने चुने बर्तन ही तो हैं मेरे पास। वृंदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, चूल्हे का इंतजाम हो गया क्या? हाँ अम्मा, टेबल और चूल्हा दोनों का जुगाड़ हो गया है। अम्मा, मैं सुबह घर से जल्दी निकल जाऊंगा। आप सुबह 10:30 बजे तक यूनिवर्सिटी के पास आ जाना, वहीं से शुरू करेंगे हम अपना नया धंधा। ठीक यादव जी की दुकान के सामने, वहां पर एक नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे। बेटा, मैं वहां तक कैसे जाऊंगी? वृंदा जी के पूछने पर श्याम बोला, अम्मा कमरे से निकलकर बाएं जाना, 2-3 दुकानें छोड़कर ऑटो खड़ा होगा, उससे कहना यूनिवर्सिटी छोड़ दे। जब ऑटो में सवारी पूरी हो जाएंगी तो वो 10 रुपए में आपको कॉलेज के पास छोड़ देगा। और हाँ, खुले पैसे दाल के डब्बे में रखे हैं, वहां से ले लेना। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना भी है। हाँ अम्मा, कहते हुए श्याम गद्दे पर लेट गया और 2 मिनट में ही सो गया। बेखबरी से उसे सोते देख वृंदा जी को अच्छा लगा। वो मन ही मन ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करने लगी कि उसके नए धंधे में उसे सफलता मिले। अतीत और वर्तमान में खोई हुई वृंदा जी भी कब सो गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि श्याम कमरे में नहीं था। नियत समय पर वृंदा जी यूनिवर्सिटी पहुंच गईं। नीम के पेड़ के नीचे श्याम ने अपनी दुकान सजाई हुई थी और वो काम में व्यस्त था। वृंदा जी को देखकर बोला, अरे आ गई अम्मा आप, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। पराठे का मसाला तैयार कर दिया है, बच्चे कई बार पूछ कर जा चुके हैं, फिर आते ही होंगे। मैंने उन्हें कह दिया था, पहला पराठा तो अम्मा के हाथों से ही बनेगा। सामने यादव जी की दुकान बंद पड़ी थी। वृंदा जी उस ओर देखने लगी। 6 महीने उस दुकान में उन्होंने बिताए थे। बंद दुकान देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उन्हें भी तो अपना पेट पालना था, तो अपने काम में लगी रहीं। तभी उन्हें देखकर कॉलेज के बच्चे भी आ गए। गौरव ने कहा, अम्मा तुम्हारे पराठे का ही इंतजार हो रहा था, बस अब जल्दी से खिला दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, अभी बनाती हूँ। नीरज कहाँ है? आज तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, उसकी बहन को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए नहीं आया। वृंदा जी पराठे बनाने लगी। श्याम ने नीम के पेड़ पर एक तख्ती लटका दी जिस पर पराठे के दाम लिखे थे। पराठे का दाम यादव जी की दुकान से कम रखा था और आज तो विशेष ऑफर भी था, 2 पराठे के साथ तीसरा मुफ्त। श्याम पराठे बनाने में वृंदा जी की मदद करने लगा। विशेष ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लग गई थी। अम्मा के हाथ निरंतर चल रहे थे और श्याम भी पूरी तरह से व्यस्त था। दोनों ने ही सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन दुकान अच्छी चलती देख दोनों अपनी भूख प्यास भूल चुके थे। 12 बजे के करीब उन्हें थोड़ी राहत मिली। अम्मा चलो तुम बैठो, अब मैं पराठे बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद खाने के लिए फिर से भीड़ लगने लगेगी। श्याम ने कहा तो वृंदा जी बैठ गईं। वो भी थक गई थीं। श्याम ने पराठे बनाकर उन्हें दिए और फिर दोनों मिलकर पराठे खाने लगे। आज श्याम ने बिना कुछ खाए रोज के मुकाबले ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। वृंदा जी ने मन में सोचा, यही अंतर होता है जब हम किसी की नौकरी करते हैं और जब खुद का काम करते हैं। करीब 1 घंटे बाद श्याम की दुकान पर फिर से भीड़ जमा हो गई। वहीं यादव जी की दुकान खाली पड़ी थी। इक्के दुक्के लोग वहां चाय और सिगरेट पी रहे थे। तभी यादव जी और श्याम की नजर टकराई। इस बार श्याम की आंखों में चमक थी, वहीं यादव जी अपनी इस हार से तिल मिला रहे थे। जीतने के लिए उन्होंने पराठे के दाम आधे कर दिए। कुछ लोग इस ऑफर का लाभ उठाने भी पहुंचे, लेकिन जिन्होंने अम्मा जी के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट पराठे खा लिए हों, उन्हें ये कहाँ पसंद आने वाले थे। यादव जी का ये पैंतरा भी फेल हो गया। काम करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। चलो अम्मा, अब घर निकलते हैं। श्याम अपनी दुकान का सारा सामान समेटने लगा और फिर वृंदा जी को लेकर घर निकल गया।
घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने सारे रुपए निकालकर गिनने शुरू किए। अम्मा, जानती हो आज कितनी कमाई हुई है? पूरे 2000 रुपए। अगर 500 का सामान भी हटा दें तो एक दिन की कमाई कुल 1500 हो गई है। वृंदा जी श्याम की खुशी से बेहद खुश थी और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। अगले दिन अम्मा और श्याम दुकान पर जाने के लिए साथ में निकले। यूनिवर्सिटी पहुंचे तो देखा उनकी टेबल टूटी पड़ी है। दुकान के नाम पर एक टेबल ही तो थी श्याम के पास। उसे टूटा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सपना ही तोड़ दिया हो। आज यादव जी की दुकान जल्दी खुल गई थी और मुस्कुराहट आज उनके होठों पर थी। श्याम निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। वृंदा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेटा, काम शुरू नहीं करना क्या? अम्मा, तुम देख नहीं रही हो क्या, टेबल टूटी पड़ी है, काम कैसे करेंगे? बेटा, टेबल की टूटी हुई टांग जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन बाकी की बची टांग तो तोड़ ही सकते हैं ना। तोड़ दो इसे भी, आज पराठे बैठकर बनाएंगे। श्याम को अम्मा की ये बात सही लगी और उसने टेबल की बची हुई एक टांग भी तोड़ दी। अब वो टेबल नहीं, लकड़ी की एक पाट थी जिस पर उन्होंने सामान रखा और काम में जुट गए ताकि बच्चों के आते ही उन्हें पराठे दे सके। बच्चों को यादव जी की इस हरकत के बारे में जब पता चला तो इक्के दुक्के लोग जो कल उनकी दुकान पर गए थे, उन्होंने भी आज श्याम की दुकान का रुख कर लिया। आज एक बार फिर श्याम की दुकान पर भीड़ थी और यादव जी मक्खियां मार रहे थे। वो अपनी इस हार से तिलमिला उठे। उनके अंडर काम करने वाला नौकर आज उनकी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाकर उन्हें ही चुनौती दे रहा था। अपनी हार उन्हें मंजूर नहीं थी। कहते भी हैं, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। यादव जी अपमान का ये घूंट पीकर चुप रहने वालों में से नहीं थे। यादव जी के इरादों से अनजान श्याम अपने काम में लगा था। श्याम आज ग्राहकों की संख्या बढ़ते देख और ज्यादा खुश था। कोई अपनी सफलता से खुश था तो कोई किसी को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। आज के दिन का काम खत्म करने के बाद श्याम अपना पूरा सामान लेकर वृंदा जी के साथ घर को निकल गया। आज वो लकड़ी की पाटी भी अपने साथ ले गया। उसे यादव जी के इरादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। घर जाकर श्याम बोला, अम्मा, मुझे इस लालची इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल पता नहीं ये क्या करेगा। बेटा, ये कुछ भी कर ले, लेकिन होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। तुम सो जाओ और बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जो हमारे हाथ में है बस उस पर ध्यान दो, जो नहीं उसे सोचकर बेकार परेशान होकर क्या फायदा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। श्याम ने बोल तो दिया, लेकिन उसके अंदर का डर अब तक नहीं गया था। पिछले कई सालों से वो यादव जी के यहाँ काम कर रहा था, इसलिए जानता था कि वो कितना घातक इंसान है। लेकिन वृंदा जी की बातों से उसने अपने आप को समझा लिया। जो होगा देखा जाएगा, अभी सोचकर नींद खराब करके क्या फायदा। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के चलते दोनों को जल्दी नींद आ गई। अगले दिन भी श्याम की दुकान पर काफी भीड़ थी और यादव जी की दुकान पर बस कुछ लोग सिगरेट और चाय के लिए खड़े थे। तभी एक पुलिस वाला श्याम की दुकान पर आ थमका। पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर मारते हुए कहा, किसकी दुकान है ये? मेरी दुकान है साहब। ये तुम्हारी जमीन है क्या? नहीं सरकार, बस अभी 2 दिन हुए हैं यहाँ धंधा लगाए हुए। श्याम ने घबराते हुए कहा तो पुलिस वाला बोला, जहाँ जगह मिली दुकान लगा दी। अपने बाप का राज समझ रखा है क्या? हटाओ ये दुकान अभी के अभी, या फिर मैं हटाऊं अपने तरीके से। अभी के अभी ये दुकान बंद कर। श्याम गिड़गिड़ाता रहा, पर पुलिस वाले ने श्याम और वृंदा जी की एक न सुनी और अपने डंडे से उनका पूरा सामान पाट से जमीन पर गिरा दिया और बोला, आज सामान फेंका है, कल फिर से दिखा तो तुझे फेंक दूंगा, समझा? इतना कहकर पुलिस वाला सड़क की दूसरी तरफ यादव जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। सारा सामान सड़क पर पड़ा धूल खा रहा था। श्याम अपनी किस्मत पर रो पड़ा।
वृंदा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, चलो घर चलें। कहकर वृंदा जी सड़क पर गिरे हुए आलू उठाने लगी। उनकी मदद को कॉलेज के कुछ बच्चे भी आ गए। वृंदा जी ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक टेम्पो का इंतजाम कर दो। लड़कों ने जल्द ही एक टेम्पो की व्यवस्था कर दी। तभी गौरव बोला, अम्मा अब कल से तुम नहीं आओगी क्या? तो वृंदा जी कुछ जवाब नहीं दे पाई। तभी गौरव ने श्याम से कहा, श्याम भैया कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना और अपना पता तो देकर जाओ। श्याम ने अपना पता बताया और चुपचाप ऑटो में बैठ गया। कमरे पर पहुंचकर श्याम गद्दे पर लेट गया तो वृंदा जी ने पूछा, चाय बनाऊं क्या बेटा? नहीं अम्मा। वृंदा जी ने फिर भी 2 कप चाय बनाई और 1 कप ले जाकर उसे दे दी। नहीं अम्मा, नहीं पी पाऊंगा मैं। आंसुओं के रूप में उसका दर्द बाहर निकल आया। बेटा हिम्मत मत हारो। इतनी हिम्मत लाऊं कहां से अम्मा? सही तो करते हैं चोर लुटेरे। ईमानदारी से लोग पैसे कहाँ कमाने देते हैं। किसी का क्या जा रहा था अगर हम मेहनत करके कुछ कमा लेते तो? अब ये लोग मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते। बेटा जरूर इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा, वृंदा जी ने कहा तो श्याम बोला, नहीं अम्मा, उस साले को छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। मैं आता हूँ। कहकर श्याम बाहर जाने लगा तो वृंदा जी ने कहा, बेटा ऐसा कुछ मत करना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। श्याम वृंदा जी की बात का कोई जवाब दिए बिना ही कमरे से बाहर निकल गया। रात के 10 बज गए थे लेकिन श्याम अभी तक नहीं आया था। वृंदा जी को उसकी चिंता सता रही थी। वो कई बार कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर झांक कर देख रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। कहाँ जाएं, किससे श्याम के बारे में पूछें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 12 बज गए थे लेकिन वृंदा जी की नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 12:30 बजे श्याम लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वृंदा जी जाग रही थीं, लेकिन उन्होंने ऐसे जताया कि मानो वो सो चुकी हैं। श्याम नशे में धुत था। इस वक्त उससे बात करने का कोई फायदा नहीं था और उन्हें जागते देख वो शायद शर्मिंदा हो जाता। सुबह के 10 बजे भी जब श्याम नहीं उठा तो वृंदा जी ने उसे जगाया। अरे उठना नहीं है क्या? अम्मा सर दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा। आज काम पर नहीं जाना क्या? अम्मा अब क्या खुद मार खाने जाऊं वहां? वो नीच मुझे कभी काम नहीं करने देगा। बेटा ऐसा कहकर तो तुमने पहले ही हार मान ली। मतलब कि अपने दुश्मन को खुद से ज्यादा ताकतवर समझकर घुटने टेक दिए। तो क्या करें अम्मा? फिर जाऊं वहां अपने सामान का नुकसान करवाने। देखो बेटा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर क्यों हम उसकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान खड़ी करें? इतना बड़ा शहर है, कहीं और अपनी दुकान लगाएंगे। अम्मा तुम नहीं जानती, उसे जैसे ही पता चलेगा वो वहां भी अपना धंधा नहीं चलने देगा। श्याम की बात सुनकर वृंदा जी मन ही मन उदास हो गई और दोनों के लिए चाय बनाने लगी। वृंदा जी चाय बना ही रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। श्याम सर पकड़कर उठा और दरवाजा खोला। सामने गौरव और नीरज खड़े थे। तुम दोनों यहाँ? अम्मा राम राम। बच्चों को देखकर वृंदा जी मुस्कुरा दी। आओ बच्चों, एकदम सही वक्त पर आए हो, चाय बनकर तैयार है। वृंदा जी ने आधा आधा कप चाय सबको दी। अब बताओ कैसे आना हुआ? बस अम्मा के पराठे की याद आ गई थी और चले आए हम उस महक को ढूंढते हुए। श्याम भैया आप ज्यादा उदास मत हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल निकालने की। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी जी से आज हम बात करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। श्याम उनकी दिलासे पर मुस्कुरा दिया। जब हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो तो एक छोटी सी दिलासा भी बहुत मायने रखती है। गौरव और नीरज चाय पीकर चले गए
उनके जाने के बाद श्याम थोड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा था। अम्मा, तुम्हें क्या लगता है, कुछ अच्छा होगा? जरूर अच्छा होगा बेटा, समय जरूर बदलता है। अम्मा, भूख लग रही है, कुछ बना दो ना। मैं घर पर बात करके आता हूँ, बहुत दिनों से बात नहीं की। मन ही अच्छा नहीं था तो बात क्या करता। हाँ बेटा, जाओ बात कर लो और सबको मेरा आशीर्वाद देना। श्याम मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। वृंदा जी खाना बनाने में जुट गईं और सोचने लगी कि मन की गति भी कैसी होती है। उदास था तो चाय पीने का भी मन नहीं था और कुछ अच्छा होने की आस जगते ही भूख भी लग गई। भूख प्यास सब हमारे मन की गति पर निर्भर हो जाते हैं। अम्मा का मन भी उन्हें अतीत में ले गया। अब तो मुझे घर छोड़े हुए लंबा समय हो गया। क्या इस बीच गौतम को कभी मेरी याद आई होगी? क्या वो मुझे ढूंढने इलाहाबाद आया होगा? तरुण अब भी मुझे याद करता होगा या भूल गया होगा? कितने सारे सवाल थे वृंदा जी के मन में, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। आज एक बार फिर वृंदा जी की आंखों में नमी आ गई थी। पीछे से श्याम ने आवाज दी, देखो अम्मा, मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है मेरा बेटा तरुण अपनी अम्मा के लिए? ये तरुण कौन है अम्मा? श्याम ने वृंदा जी की आंखों में आंसू देखे तो बोला, क्या हुआ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? अरे कहाँ रो रही हूँ बेटा, मैं थोड़ी देर पहले प्याज काट रही थी तो शायद इसलिए आंखें गीली हो गई होंगी। नहीं अम्मा, तुम्हें बताना होगा, हमेशा टाल जाती हो। कौन है ये तरुण जिसके नाम से तुमने मुझे पुकारा था? मेरा पोता है, बहुत प्यारा है। अम्मा, तुम्हारा घर परिवार है तो तुम यहाँ क्यों हो? बेटा, अगर सारे सवालों के जवाब होते तो मैं यहाँ थोड़ी होती। मैं तो अब एक सूखे पत्ते की तरह हूँ, जहाँ हवा मुझे बहा ले जा रही है बहे जा रही हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा। चल अब तू खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ अम्मा, तुम खाना लगाओ, मैं अभी हाथ धोकर आया। खाना खाते खाते वृंदा जी ने पूछा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है अम्मा, बस पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई न रुके। जल्दी कुछ हो जाए तो ठीक है। हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। दोनों बातें कर ही रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर फिर दस्तक दी। श्याम ने दरवाजा खोला तो फिर से वहीं गौरव और नीरज खड़े थे। उनके साथ एक और लड़का खड़ा था। गले में उसके मफलर था और चेहरे पर काला चश्मा। ये हैं हमारे छात्र युवा संघ के अध्यक्ष दीपक शर्मा। गौरव ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहा। तभी दीपक बोला, अम्मा, पहचाना तुमने मुझे? उस दिन आपने मुझे सिगरेट पीने को टोका था और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो भी पराठा खिलाकर तुमने कहा था बाद में दे देना। वृंदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ याद है बेटा। तो पहले तो अम्मा ये रुपए लो और उधारी खत्म करो। बेटा, चाय बनाऊं क्या? नहीं अम्मा, अब तो तुम्हारे हाथ के मूली के पराठे खाने हैं, वो भी कॉलेज के सामने। देखते हैं कौन तुम्हारी दुकान हटाता है। लेकिन बेटा, वो पुलिस वाला। अरे टेंशन क्यों लेती हो अम्मा, मेरे जीजाजी थाना इंचार्ज है, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। तुम कल से ही अपनी दुकान लगाना शुरू करो। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, मेरा फोन नंबर नोट कर लो। श्याम ने उसके नंबर ले लिए। चलो अम्मा, अब मैं चलता हूँ, दीपक ने कहा तो गौरव और नीरज भी उसके साथ चल दिए। उनके जाने के बाद श्याम खुशी से झूम उठा। अम्मा चलो तैयार हो जाओ, आज ही शिव शंकर भगवान के दर्शन करके आते हैं। रात तक वापस आ जाएंगे और कल से अपने काम की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, कहकर वृंदा जी जल्दी से तैयार हुई और कुछ देर बाद दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। वापस आते आते उन्हें रात के 11 बज गए। दोनों जल्दी आकर सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। 8 बजे जब वृंदा जी की नींद खुली तो श्याम बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा मैं निकल रहा हूँ, तुम 1 घंटे बाद आ जाना।
तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखी है और पैसे चावल के डब्बे में रखे हैं, याद है ना? हाँ बेटा, याद है। तुम आधा घंटा रुको तो साथ में चलते हैं। नहीं अम्मा, अभी मंडी से धनिया, आलू, मिर्ची सब कुछ लेना है तो मुझे टाइम लगेगा। तुम 9:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा। श्याम कमरे से बाहर निकल गया। वृंदा जी भी जल्दी से तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच गईं। दोनों ने मिलकर अपनी दुकान सजाई। वृंदा जी के पहुंचने से पहले ही श्याम ने आलू उबाल कर रख दिए थे। वृंदा जी को देखते ही बच्चों की भीड़ लग गई। यादव जी आज दुकान पर नहीं थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं होगा कि श्याम फिर से दुकान लगाने का साहस करेगा, पर शायद उनके नौकर ने उन्हें फोन पर सारी जानकारी दे दी होगी। तो कुछ ही देर में यादव जी भी अपनी दुकान पर खड़े थे और सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने नौकर को तेजी से डांटते हुए बोले, कितनी गंदगी है, कितनी ही सफाई रखूं, गंदगी फिर भी आ ही जाती है। श्याम समझ रहा था इतनी जोर जोर से किसे बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन वो अपने धंधे में इतना व्यस्त था कि जवाब देना उसे ठीक नहीं लगा। यादव जी और तिलमिला उठे। उन्होंने किसी को फोन घुमाया। इधर इन सबसे अनजान अम्मा और श्याम बच्चों को उनके पसंद के पराठे खिला रहे थे। तभी श्याम की नजर सामने से आते हुए उसी पुलिस वाले पर पड़ी जिसने उसका सारा सामान पहले गिराया था। उसे अपनी ही दुकान की ओर आते देख उसके हाथ पांव फूलने लगे। श्याम ने धीरे से कहा, अम्मा स्टोव बंद कर दो। वृंदा जी ने उसकी कपकपाती आवाज सुनी तो सर उठाकर ऊपर देखा। सामने से पुलिस वाला पूरे ताव में अपना डंडा हिलाते हुए चला आ रहा था। तेरे को प्यार से समझाया था ना, यहाँ दुकान नहीं लगाना, तो समझ नहीं आया क्या? किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साहब वो तो मैं, अबे अब मेरे सामने जुबान भी चलाएगा? पुलिस वाला श्याम पर हाथ उठाने वाला ही था कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है बे? कहते हुए पुलिस वाले ने पीछे मुड़कर देखा। अरे विश्वनाथ जी, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, बाहर की गंदगी साफ करने गया था, अब वापस आ गया हूँ यहाँ की सफाई करने। और एक बात याद रखना, ये हमारा आदमी है, आज के बाद इसे कुछ कहने से पहले मेरे से बात करना। पुलिस वाला हाथ जोड़ते हुए चुपचाप वहां से निकल गया। विश्वनाथ जी ने श्याम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, आराम से काम करो। कोशिश करता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूं। खैर अभी तो तुम अपना काम यहाँ चालू रखो। वृंदा जी ने विश्वनाथ जी को धन्यवाद दिया। यादव जी श्याम की खुशी देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन विश्वनाथ जी के इस मसले में घुसने के बाद उन्हें पता था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अब कोई भी हरकत की तो उनको दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। श्याम की खुशी बर्दाश्त नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी दुकान आज जल्दी बंद कर दी और वहां से निकल गए। शाम को घर आने के बाद श्याम ने वृंदा जी से कहा, अम्मा मैं सोच रहा हूँ चाय का काम भी शुरू कर दूं। यादव जी की दुकान ही बंद करवा देता हूँ। बहुत परेशान किया है इसने मुझे, अब इसकी बारी है। नहीं बेटा, तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे तो फर्क ही क्या रह जाएगा उसमें और तुम में। तुम गलत नहीं थे तो देखो इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम्हारा काम शुरू हुआ। अब ये सोचो कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है, दूसरे का काम बंद करने का मत सोचो। यादव जी कैसे भी हों, पर उस दुकान ने हमें कई दिनों तक सहारा दिया है। मैं उस दुकान को बंद होते नहीं देखना चाहती। हाँ अम्मा, कह तो तुम सही रही हो। खाना पीना खाकर श्याम और वृंदा जी दोनों सो गए। अब हर रोज श्याम की दुकान पर भीड़ जमी रहती। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। धीरे धीरे उसने खुद का मकान बनवा लिया और अपने परिवार को गांव से शहर बुला लिया। वृंदा जी को तो मानो पूरा परिवार ही मिल गया था। सभी के दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे।
अब श्याम ने अपनी दुकान पर और लड़के भी रख लिए थे। वृंदा जी ने उनको सब कुछ सिखा दिया था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। वृंदा जी 5वीं तक पढ़ी थीं। अब उनके हर दिन की शुरुआत अखबार पढ़कर ही होती थी। आज भी रोज की तरह वृंदा जी सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रही थीं। एक खबर ने अचानक उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस खबर को पढ़कर वृंदा जी ने अखबार टेबल पर रख दिया। तभी श्याम चाय का कप लेकर वृंदा जी के कमरे में आया और उन्हें गहरी सोच में डूबे हुए देखकर बोला, क्या हुआ अम्मा, आज पेपर नहीं पढ़ रही हो? बेटा, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, उससे भी कहीं तेजी से ये रिश्ते बदल रहे हैं। आज एक 70 साल की बुढ़ी को कोई इलाहाबाद के स्टेशन पर अकेला छोड़ गया है। इस खबर में वृंदा जी को अपना अतीत दिखाई दे रहा था। वो उस औरत के लिए बेचैन हो उठी। क्या करेगी, कहाँ जाएगी वो? किस्मत अच्छी होगी तो कोई वृद्धाश्रम वाले ले जाएंगे, वरना कुछ दिनों में इसी पेपर में उसकी मौत की खबर छपेगी। वृंदा जी ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। श्याम से उन्होंने कहा, श्याम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो ना अम्मा। देखो, मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ। मैंने तुमसे कभी पैसे का हिसाब किताब नहीं लिया, पर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पास कितने पैसे हैं। अरे अम्मा, तुम्हें जितने चाहिए ले लो ना, हिसाब किताब किस लिए? और अम्मा, तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सवाल अम्मा बनकर नहीं, तुम्हारे धंधे में तुम्हारे सहयोगी के तौर पर पूछ रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ मुझे मेरे पैसे अपने मन से खर्च करने पर तुम टोकोगे नहीं। आज वृंदा जी का मूड श्याम को समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, अम्मा, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले सकती हैं। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी तुम्हें कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है। अभी मुझे कहीं जाना है, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। अम्मा, मोबाइल रख लेना, तुम अक्सर भूल जाती हो। और वैसे अम्मा, तुम्हारा सगा बेटा तो नहीं हूँ, पर कहाँ जा रही हो बता दोगी तो चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। बेटा, मैंने कभी तुझे पराया नहीं समझा, और निश्चित जगह होती तो बता देती। मैं उस औरत की तलाश में जा रही हूँ। ठीक है अम्मा, जाओ, मैं गौरव को बुला लेता हूँ, वो तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है बेटा, कहकर वृंदा जी अपने कमरे से निकल गईं और वो अखबार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उस महिला के बारे में जांच पड़ताल करने लगी। कोई रिश्तेदार है ये आपकी? हाँ, मेरी बहन है। तो ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे रेलवे स्टेशन पर? खबर तो आज आई है, एक रात तो बेचारी ने स्टेशन पर ही गुजार दी। सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिना कुछ खाए पिए तबीयत खराब हो गई थी उसकी। पुलिस वाले की बात सुनकर वृंदा जी ने कहा, ठीक है, धन्यवाद जी, अब मैं चलती हूँ। आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। उसके ठीक होने पर क्या मैं उसे अस्पताल से ले जा सकती हूँ? हाँ, आपकी बहन के दस्तखत चाहिए होंगे पेपर पर कि वो अपनी मर्जी से आपके साथ जा रही है। ठीक है, बोलकर वृंदा जी गौरव के साथ सरकारी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में काफी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें अपनी इस नई बहन को खोजने में। वो वृद्ध महिला आंखें बंद किए जमीन पर पड़ी थी। अस्पताल के कर्मचारी से वृंदा जी ने पूछा, इसे जमीन पर क्यों लिटाया है, बिस्तर क्यों नहीं दिया? अरे, शुक्र मनाओ कि इसका इलाज हो रहा है। बिस्तर एक भी खाली नहीं था। घर वालों ने तो इससे अपना पीछा छुड़ा लिया। कम से कम हम इलाज तो कर रहे हैं। ये कहते हुए वो कर्मचारी बेपरवाही से निकल गया। तभी उन्हें सामने से एक डॉक्टर आता दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? क्या इन्हें घर ले जाया जा सकता है? तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बहुत कमजोरी है, अभी ठीक होने के बाद ले जा सकते हो। तो वृंदा जी ने गौरव को कुछ पैसे देकर बाहर से अनार का जूस लाने के लिए कहा। डॉक्टर साहब, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? इनको नींद की दवा दी है, जागने पर बस रोती रहती हैं, रात में भी जागती रहती हैं। 1 घंटे में दवा का असर खत्म हो जाएगा तो उठ जाएंगी।
वृंदा जी से बेहतर भला कौन जानता है कि परिवार द्वारा ठुकराए जाने पर नींद कहाँ गुम हो जाती है। वो जमीन पर बैठकर उस वृद्धा का हाथ अपने हाथ में लिए सहलाने लगी। धीरे धीरे उस वृद्धा ने अपनी आंखें खोली। वृंदा जी और गौरव दोनों ही उसके लिए अजनबी चेहरे थे। तुम मुझे अपनी बहन समझो। गौरव, अनार का रस गिलास में डाल दो बेटा, वृंदा जी ने गौरव से कहा। वो वृद्धा अभी भी हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। ज्यादा सोचो मत, पहले ये रस पी लो, बहुत कमजोर हो गई हो। डॉक्टर साहब ने बोला है खाओगी पियोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। देखो बहन, आज तुम जिस स्थिति में हो, 4 साल पहले वही स्थिति मैं भी भोग चुकी हूँ। तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ मैं। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर अब लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे ने मुझे छोड़ा ना होता तो खुद कमा कर खाने में जो मजा और सुकून मिलता है उसे समझ ही नहीं पाती। हमेशा उनकी दया पर जीती और उनके लिए एक बोझ बनी रहती। उसी स्वाभिमान से मैं तुम्हें भी जीते हुए देखना चाहती हूँ। खुद को बोझ और बेसहारा मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो वृद्धा रोते हुए बोली, पर जियो किसके लिए? जीने की तो इच्छा ही खत्म हो गई है। अपने लिए जियो और ऐसे जियो कि सब देखें। जब तक जिंदा हो शान से जियो, किसी की मोहताज और बेसहारा बनकर नहीं। पर इस उम्र में मैं क्या कर पाऊंगी? बहुत कुछ कर पाओगी, पर पहले अपनी तबीयत संभालो, बहुत कमजोर हो गई हो। अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी? वृंदा जी ने पूछा तो वृद्धा बोली, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हारी नहीं अपनी मदद कर रही हूँ, क्योंकि तुम में मैं खुद को देखती हूँ। लो अम्मा, मैं ये फल कटवा के ले आया हूँ, गौरव ने कहा तो वृंदा जी ने फलों से भरी प्लेट को उस वृद्धा के पास रख दिया और उन्हें घर ले जाने के लिए डॉक्टर से बात करने चली गईं। डॉक्टर ने खाने पीने का और दवाइयों का ध्यान रखने की सलाह दी और अस्पताल की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी की। वृंदा जी उसे लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां उस वृद्धा को पुलिस के दिए एक कागज पर दस्तखत करने को दिया। मुझे लिखना नहीं आता है। ठीक है, अंगूठा लगा दो। फिर वृंदा जी उसे लेकर घर की ओर निकल गई। वृंदा जी के साथ उस वृद्धा को देखकर श्याम कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। तभी वृंदा जी ने कहा, ये मेरा बेटा है और तुम अब मेरी बहन हो। आवाजें सुनकर भी श्याम की पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकली। वृंदा जी उसे अपने कमरे में ले गईं और बिस्तर पर लेटा दिया। फिर अपने कमरे से निकलकर वृंदा जी श्याम के कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उन्हें बहू की तेज आवाज सुनाई दी। ये घर है या धर्मशाला जो हर किसी को यहाँ लाकर पटक दिया? मैंने पहले तुम्हारी माँ की सेवा की, फिर तुम्हारे काम के कारण तुम्हारी अम्मा का ध्यान रखती हूँ। अब वो किसी और को यहाँ ले आई। न जान है न पहचान, कल किसी और को उठा कर ले आएंगी। देखो, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। घर को घर ही रहने दो। और अम्मा से कुछ नहीं कह सकते हो तो मुझे गांव भेज दो। दिन रात सबकी तीमारदारी नहीं कर सकती मैं। बहू की बात सुनकर वृंदा जी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गईं। 2 कप चाय लेकर पहले श्याम के कमरे में गईं। लो बहू, आज मेरे हाथ की चाय पियो। अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, अपनी बहन के लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम लोगों के लिए भी बना दूं। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि एक अलग घर ले लूं। अब मेरी बहन भी आ गई है। श्याम समझ गया था कि अम्मा ने उनकी बातें सुन ली हैं। लेकिन अम्मा, श्याम कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी ने उसे कोहनी मारी। वृंदा जी बोली, बेटा, आज मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ वहाँ अब बस मेरी एक ही इच्छा बची है कि किसी को भी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते न देखूं। उस बुरे वक्त में जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूँ। अम्मा, मैंने तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी मदद की है। मैंने तुमसे कभी पगार नहीं मांगे। तुमने और बहू ने मुझे माँ का पूरा सम्मान दिया,
लेकिन अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बेटा, ताकि एक घर किराए से ले सकूं और अपनी बहन को लेकर वहां चली जाऊं। वृंदा जी ने कहा तो श्याम उदास होते हुए बोला, ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी कोई मकान ढूंढ लूं। वृंदा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कमरे से निकल गईं। फिर रसोई में जाकर अपनी बहन के लिए चाय ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। 1-2 दिन में श्याम ने वृंदा जी के लिए एक नया मकान देख दिया और वो अपनी बहन के साथ वहां रहने चली गईं। जब श्याम उन्हें किराए के घर में छोड़कर वापस जाने लगा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने वृंदा जी के पैर छूकर कहा, अम्मा माफ कर देना मुझे। कभी कभी मजबूरी में घर की शांति के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैंने घर का किराया दे दिया है और आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दिए हैं और हर महीने आपके खाते में पैसे डालता रहूंगा। बेटा, अपने दिल पर कोई बोझ बिल्कुल मत रखना कि तुमने कुछ गलत किया है। बहू गलत नहीं है, उसका कहना बिल्कुल ठीक है। अब मुझे घर की नहीं, वाकई एक सराय की आवश्यकता है, जहां लोग अपनी जीवन संध्या में आश्रय पा सकें। अब मेरा यही उद्देश्य है। बहू और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना और जब भी समय मिले तो बच्चों को मुझसे मिलाते रहना। श्याम चला गया। वृंदा जी जिस बूढ़ी औरत को अपने साथ लाई थी, उसका नाम कमला था। अच्छा खाने पीने से उनकी कमजोरी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वृंदा जी से मिलकर उसे एक बात का संतोष हुआ कि वो अकेली नहीं है जिसके साथ उसके बच्चों ने ऐसा किया। पहले उसे लगता था कि उसकी परवरिश में कोई खोट है, लेकिन अब लगता है कि समय ही बदल रहा है। जैसे इंसान पुरानी आउटडेटेड चीजों को अपने घर में नहीं रखना चाहता, वैसे ही एक दिन माँ बाप भी उनके लिए पुराने हो जाते हैं। अब वृंदा जी ने अपना अलग से धंधा शुरू कर लिया। कमला जी को अचार बहुत अच्छा बनाना आता था, इसलिए उनसे अचार बनवा लेती और खुद पराठे बना लेती। जैसे बच्चों के बीच वृंदा जी के पराठे फेमस थे, वैसे ही जल्दी ही कमला जी का अचार भी फेमस हो गया। तो वृंदा जी अचार के छोटे छोटे पैकेट बनाकर दुकान पर रखने लगी। अब उन्हें लगने लगा था कि हर औरत में कोई ना कोई गुण ऐसा होता है कि वो अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर सकती है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन जब वो पराठा बना रही थी, तभी किसी ने उन्हें अम्मा कहकर पुकारा। तो वृंदा जी ने पराठे बनाते हुए पूछा, क्या चाहिए बेटा? एक कहानी चाहिए अम्मा। ये सुनकर वृंदा जी ने नजर उठाकर देखा तो सामने उनका पोता तरुण खड़ा था, लेकिन उसे पहचानने में वृंदा जी को कुछ सेकंड्स का समय लग गया। इन 5 सालों में तरुण काफी लंबा हो गया था। चेहरे पर हल्की मूछें भी आ गई थीं। तरुण बेटा, वृंदा जी ने कहा तो तरुण बोला, हाँ अम्मा। तुम क्यों चली गई हमें छोड़कर? पिताजी जब इलाहाबाद से वापस आए तो तुम्हें उनके साथ ना देखकर बहुत रोया था मैंने पूछा तो पिताजी ने कहा कि पता नहीं अम्मा कहाँ चली गईं। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? अम्मा गुम कैसे हो सकती हैं? आप फिर से ढूंढने जाओ। मैंने पापा को बहुत कहा, लेकिन पापा कहीं भी नहीं गए। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि अपनी अम्मा को जरूर ढूंढूंगा और अपने माँ बाप को सबक सिखाऊंगा। इसलिए मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मजा आ जाएगा। बस फिर यहाँ चला आया और देखो मुझे आज मेरी अम्मा मिल ही गई। वृंदा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने तरुण को अपने गले से लगा लिया, बार बार उसका माथा चूमती। वृंदा जी ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और अपने हाथ से उसे पराठा खिलाने लगी। अम्मा, अब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा और आपके बेटे बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग देखते रह जाएंगे। नहीं बेटा, तेरे पिताजी ने जो कुछ भी किया वो अच्छा ही किया। वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा बेटा मुझे मेले में छोड़कर नहीं जाता तो मैं अपनी पहचान कभी नहीं बना पाती और जिंदगी भर बेटे बहू पर बोझ बनकर रह जाती।
इसलिए तुम्हें अपने माँ बाप को सबक सिखाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तुम उनके बुढ़ापे में सहारा बनना और हो सके तो समय निकालकर मुझसे मिलने आते रहना। ये देखो, अब मैं तुम्हारी कमला अम्मा जी के साथ यहाँ आराम से रह रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ बेटा। तरुण मायूस होकर बोला, आप कितनी अच्छी हो अम्मा। माँ पापा ने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी आप उनके भले के बारे में सोच रही हो। हाँ बेटा, क्योंकि अब मैं बहुत खुश हूँ और दूसरों को परेशान नहीं देखना चाहती। इसलिए अब आप भी मेरी चिंता करना छोड़ दो बेटा और रोज मेरे हाथ से बने पराठे खाने के लिए आ जाना। ठीक है अम्मा, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। इतना कहकर तरुण वहां से चला गया। वृंदा जी की आंखें नम हो आईं। वो खुश तो बहुत थी, लेकिन अपने पोते को देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। तभी उनकी बड़ी बहन कमला जी ने कहा, अरे मुझे कमजोर बताने वाली आज खुद रो रही है। नहीं बहन, वो पोते को बहुत सालों बाद देखा ना तो आंखें भर आईं। चलो हम अपना काम करते हैं। कहते हुए वृंदा जी ने अपने आंसू पोंछे और फिर से कमला जी के साथ पराठे बनाने में लग गईं। अब वृंदा जी और कमला जी दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी थीं और उनका घर किसी और नई बहन के लिए खुला हुआ था। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।